नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन ओके क्लासेस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएसएफ के एक्ट एंड रूल, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 से 12 मार्क्स आपके इससे कवर होते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चलिए फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको सबसे पहले कुछ सीएसएफ की जानकारी है उसको दे दूं। जैसे सीएसएफ का गठन क्यों हुआ, इसकी आवश्यकता महसूस क्यों हुई। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, सीएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ये जितने भी भारत सरकार के संयंत्र हैं उनमें कार्यरत रहती है। दोस्तों, हुआ क्या था एक्चुअली, HCL एक कंपनी थी, फैक्ट्री, जो कि रांची में है, रांची झारखंड में। तो दोस्तों, वहाँ पे एक 1964 में दंगा हुआ था। 1964 में एक दंगा हो गया था, जिसके जिसके उपरांत फैक्ट्रियों में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा आग लगा दी गई थी, तो जिससे कि फैक्ट्री का काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद में इसकी जांच के लिए एक आयोग बैठाया गया, जिसके जो हेड थे वो थे न्यायमूर्ति बी मुखर्जी। इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट दी तो इन्होंने सीएसएफ की मतलब एक ऐसे बल की सिफारिश की जो भारत सरकार के जितने भी संयंत्र हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करे। तो वहीं से मुख्य रूप से सीएसएफ का शुभारंभ हुआ। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि किसकी सिफारिश पर सीएसएफ का गठन हुआ। तो न्यायमूर्ति बी मुखर्जी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि HCL रांची में जो जांच आयोग है उसके मुख्य कौन थे, हेड कौन थे, तो न्यायमूर्ति बी मुखर्जी। इसको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दूसरा दोस्तों, सीआईएसएफ का जो गठन है, सीआईएसएफ का जो गठन है वो 2 दिसंबर 1968 में हुआ, जबकि जो ये इसका जो अधिनियम जो बन के पारित हुआ है वो 10 मार्च 1969 में पारित हुआ है। तो दोस्तों, ये वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। पहले तो आपका गठन पूछ देगा, तो आपको याद रखना, जब भी गठन पूछेगा तो 2 दिसंबर 1968 याद रखना है। उसके बाद में अगर पूछेगा कि ये कब पारित हुआ तो अधिनियम, तो 10 मार्च 1969 को पारित हुआ है, 10 मार्च 1969 में। ये 9 है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है, और जो भी मैं बता रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखना है, और आप अपने खुद के भी नोट्स बनाते रहिए मेरे साथ में। दोस्तों, उसके बाद में सीआईएसएफ को अर्धसैनिक बल घोषित किया गया 15 जून 19, इधर लिख देता हूँ, 1983 में। कब घोषित किया गया अर्धसैनिक बल का दर्जा, ऐसे कब मिला सीएसएफ को, 15 जून 1983 में। उसके बाद में दोस्तों, सीआईएसएफ एयरपोर्ट पर कार्यरत कब से हुई, ऐसे लिख लीजिए, एयरपोर्ट पर कार्यरत कब हुई। तो ये हुई है 3 फरवरी 3 फरवरी सन 2000 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो भी मैं बता रहा हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सीआईएसएफ का पहला एयरपोर्ट कौन सा था जहाँ पे ये डिप्लॉय हुई थी या कार्यरत हुई थी, पहला एयरपोर्ट।
तो ये आपको याद रखना है, पहला एयरपोर्ट था जयपुर। जयपुर में सबसे पहले ये कार्यरत हुई थी। और अभी तक ये 61 एयरपोर्ट पे कार्यरत है और 2 प्रस्तावित हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा पुराना डाटा है, इसको अगर आपको कहीं से पता चलता है तो इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। 61 एयरपोर्ट, 2 प्रस्तावित, ठीक है। और दोस्तों ये जो क्या है अपना CSF बल है, तो ये किसके अधीन है? ये CISF बल जो है ना वो केंद्र सरकार के अधीन है। किसके अधीन है? केंद्र सरकार के अधीन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो दोस्तों ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मैं बता रहा हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। और दोस्तों जैसे आपको पता ही है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दिल्ली। तो ये कुछ मोटे मोटे इससे पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968। दोस्तों अभी पहले मैं अधिनियम आपको पढ़ाऊंगा 1968, उसके बाद रूल्स पढ़ाऊंगा। तो इसमें 2 पार्ट्स में है ये, पहला अधिनियम, उसके बाद CSF रूल्स। सबसे पहले CSF एक्ट, उसके बाद रूल्स पढ़ाऊंगा। तो 1968, तो इसको दोस्तों 1968 का अधिनियम संख्या 50 भी कहते हैं। तो इसमें कुल मिला के आपको 22 सेक्शंस, मतलब 22 धाराएं पढ़नी है। सबसे पहली धारा ये देखते हैं क्या कहती है। सेक्शन फर्स्ट क्या कहता है? पहला सेक्शन कहता है इसके संक्षिप्त नाम के बारे में बताता है, विस्तार और प्रारंभ बताता है। क्या बताता है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। सेक्शन 2 मतलब धारा 2, धारा 2 हमको बताती है कुछ परिभाषाओं के बारे में। परिभाषाएं, परिभाषाएं जैसे बल की परिभाषा कि बल क्या है या बल किसे कहते हैं, महानिदेशक, DG की परिभाषा, और औद्योगिक उपक्रमों की परिभाषा। औद्योगिक उपक्रम, इन सब की परिभाषाएं आदि की परिभाषाओं के बारे में धारा 2 बताती है। उसके बाद में धारा 3, धारा 3 बल का गठन के बारे में बताती है। बल का गठन, अभी आप मेरे साथ में नोट्स भी बना सकते हैं और अभी मैं आपको याद कैसे रखना है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी आप एक्सप्लेनेशन सुनिए। धारा 4, धारा 4 पर्यवेक्षक अधिकारी व महानिदेशक की नियुक्तियों के बारे में बताती है। नियुक्तियों के बारे में बताती है।
इसी प्रकार से आगे चलिए धारा 5। धारा 5 कहती है अधीनस्थ अधिकारी एवं बल सदस्यों की नियुक्ति के बारे में। बल सदस्यों की नियुक्ति। धारा 6 बल सदस्यों के प्रमाण पत्र। बल सदस्यों के प्रमाण पत्र। नेक्स्ट धारा 7। धारा 7 बताती है कि बल का जो अधीक्षण है ना और प्रशासन वो केंद्र सरकार में नियत होता है। बल का अधीक्षण एवं प्रशासन केंद्र सरकार में निहित। धारा नंबर 8। धारा 8 में बताया गया है कि बल सदस्यों को हटाया जाना। बल सदस्यों का हटाया जाना। मतलब कि बल सदस्यों को किस तरीके से हटाया जा सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन धारा 8 में दिया गया है। धारा 9। धारा 9 हमें बताती है कि अपील और पुनः निरीक्षण की अपील एवं पुनरीक्षण। जैसे कि आप लोग को पता है कि अपील कितने दिन के अंदर करनी है? 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर अपील करनी है हमको, ये धारा 9 में है। उसके बाद धारा 10 हमें बताती है बल सदस्यों के कर्तव्य के बारे में। बल सदस्यों के कर्तव्य। ओके फ्रेंड्स, कि बल सदस्यों के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, इसका एक्सप्लेनेशन धारा 10 में दिया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं धारा 11 में हमें बताया गया है कि वारंट के बिना गिरफ्तारी की सख्तियां, कि आप किस किस समय में बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। बिना वारंट के गिरफ्तारी। धारा 11 कहती है वारंट के बिना गिरफ्तारी की आपकी सख्तियों के बारे में। सख्तियां। उसके बाद में नेक्स्ट 12 नंबर धारा। धारा नंबर 12 हमें बताती है वारंट के बिना तलाशी लेने की सख्तियों के बारे में। वारंट के बिना तलाशी लेने की सख्तियां। ओके फ्रेंड्स, चलिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद में पढ़ाऊंगा। अभी तक मैं आपको जितना बता दिया हूँ धारा 12 तक आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे
मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आपको माइंड में सेट करना है, किस तरीके से दिमाग में बिठाएंगे आप। धारा नंबर 1 में सिंपल सा संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताया गया है। सिंपल सी बात है, कोई चीज़ कैसे स्टार्ट हुई, उसका क्या संक्षिप्त नाम होगा, ये सब धारा नंबर 1 में बताया गया है, स्टार्टिंग हुई है। धारा 2 में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, बल की परिभाषा, महानिदेशक की परिभाषा और औद्योगिक उपक्रम कौन कौन से होंगे। ठीक है, एक में संक्षिप्त नाम, दूसरे में हो गया आपका परिभाषाएं, तीसरे में क्या होगा कि बल का गठन हो गया। अभी बल का गठन हो चुका है 4 में। अब बल का गठन होगा तो पर्यवेक्षक, अधिकारी, महानिदेशक की नियुक्तियां हुई हैं। इसमें पर्यवेक्षक अधिकारी, एसी, डीसी, कमांडेंट, डीआईजी, इनकी और महानिदेशक की नियुक्तियों के बारे में बताया गया। अब इनके बाद कौन आएंगे, अधीनस्थ अधिकारी, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर वगैरह, धारा 5 में। फिर अन्य बल सदस्य। ठीक है, बल का गठन हो गया 3 में। 4 में पर्यवेक्षक अधिकारी, महानिदेशक की नियुक्ति होगी। 5 में अधीनस्थ अधिकारियों की और बल सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है। अभी 6 में क्या होगा, बल सदस्यों को नियुक्ति हो चुकी तो क्या होगा, उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो 6 में प्रमाण पत्र दिया गया, सिंपल। 7 में क्या करेंगे, बल का अधीक्षण एवं प्रशासन आपको बताया जाएगा। अब प्रमाण पत्र मिल गया है, अब 7 में आपको बताया जाएगा कि जो बल है आपका, इसका अधीक्षण और प्रशासन की जो भी जिम्मेदारी है वो किस में नहीं है, था केंद्र सरकार में। समझ रहे होंगे। धारा 5, इसके बाद में आपको हिदायत दी जाएगी कि आप कौन कौन से कार्य ना करें जिससे आपको हटाया जा सकता है, इसके बारे में आपको हिदायत दी गई। समझ रहे होंगे। 9 में फिर आपको बताया जाएगा कि आप किस तरीके से अपील कर सकते हैं, अपना पुनर्निरीक्षण किस तरीके से करवा सकते हैं। अपील के लिए बता दिया गया 30 दिन के अंदर आपको कोई पनिशमेंट या कोई हाँ पनिशमेंट या सज़ा दी गई है तो 30 दिन के अंदर आप उसकी अपील कर सकते हैं। यहाँ तक आपको याद हो गया। अब क्या करा, अब आपको बताया गया कि आपके कर्तव्य क्या क्या हैं। धारा 10 में आपको कर्तव्य बताए गए हैं कि क्या क्या कर्तव्य करने हैं आपको। उसके बाद में आपको कर्तव्य में जैसे कुछ पॉइंट्स बताए कि वारंट के बिना आपको कब कब गिरफ्तार करना है, कब आपको वारंट के बिना तलाशी लेनी है, ये 12 में बताया गया है। ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल। संक्षिप्त नाम, विस्तार 1 में, 2 में परिभाषाएं, बल्कि डीजी की और औद्योगिक उपक्रम हुई। 3 में बल का गठन, 4 में पर्यवेक्षक अधिकारी, महानिदेशक की नियुक्ति, 5 में अधीनस्थ अधिकारी, बल सदस्यों की नियुक्ति, सिक्वेंस से है। 6 में आपको बल सदस्यों के प्रमाण पत्र, 7 में बल का अधीक्षण और प्रशासन केंद्र सरकार में नहीं है। उसके बाद में 8 में बल सदस्यों को हटाया जाना, 9 में अपील एवं पुनरीक्षण, 10 में बल सदस्यों के कर्तव्य हो गए। उसके बाद 11 में कर्तव्य में आपको कुछ बताया गया कि वारंट के बिना कब आपको गिरफ्तार करना है, कब नहीं करना है, आपकी क्या कह सकते हैं, ये 10-11 में बताया गया है। 12 में बताया गया है कि आप बिना वारंट के भी किस स्थिति में गिरफ्तार कर सकते हैं, उसकी क्या क्या आपकी शक्तियाँ हैं उनके बारे में। उम्मीद करता हूँ अभी 12 सेक्शन या 12 धाराओं तक आपको अच्छे समझ में आ गया और याद हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। फ्रेंड्स, धारा नंबर 13 में आपको बताया गया है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो गिरफ्तारी के बाद आप क्या करेंगे, क्या क्या आप प्रक्रिया को अपनाएंगे, उसके बारे में धारा नंबर 13 में बताया गया है। तो हम लिख लेते हैं, गिरफ्तारी के बाद अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया। के बाद अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया जैसे कि पुलिस को सौंपना, किसी को आपने गिरफ्तार कर लिया है तो फिर पुलिस को सौंपना है। इस तरीके की बहुत सारी प्रक्रियाएं जो कि धारा नंबर 13 में बताएंगे हैं। उसके बाद लिख देता हूँ यहाँ, पुलिस को सौंपना। उसके बाद में धारा नंबर 14, इसमें आपको बताया गया है कि बल सदस्यों को उपक्रमों में तैनाती के बारे में, किस तरीके से तैनाती होगी उनकी, इसके बारे में धारा नंबर 14 बताती है। उपक्रमों में तैनाती मतलब डेपुटेशन, लिख लीजिए आप लोग भी मतलब साथ में नोट्स बना सकते हैं।
इसके बाद धारा नंबर 4 का सब सेक्शन है, सॉरी 14 का इसमें आपको बताया गया है कि औद्योगिक जो संस्थान हैं उनको आप तकनीकी परामर्श भी दे सकते हैं। तो लिख लेते हैं औद्योगिक संस्थानों को तकनीकी परामर्श देना। उसके बाद धारा नंबर 15, इसमें आपको बताया गया है कि बल सदस्यों को हमेशा कर्तव्य पर समझा देखते हैं एक बार फिर से। सेक्शन 13 क्या कहता है? गिरफ्तारी के बाद अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जैसे पुलिस को सौंपना इत्यादि। उसके बाद में आपको उपक्रमों में बल की तैनाती, आपकी तैनाती होगी, सिंपल सा अपने से लगा लीजिए आप कि उपक्रमों में बल की तैनाती। इसको कई बार हिंदी में ना पूछ के वो बोल देगा डेपुटेशन किस सेक्शन में बताया गया है, तो 14 में। तो यहाँ लिख लीजिए डेपुटेशन। डेपुटेशन किसमें? आर्टिकल सेक्शन 14 में। ठीक है। इसके बाद चलिए 14 का में बताया गया है कि आप औद्योगिक संस्थानों को तकनीकी परामर्श दे सकते हैं। उसके बाद 15 में बल सदस्यों को हमेशा कर्तव्य पर समझा जाएगा, या ऐसे पूछ लेगा, पिछली बार ऐसे ही पूछा था 24 आवर्स ऑन ड्यूटी कौन से सेक्शन में है, तो 15 में है। उसके बाद 15 का भी है, इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, किसी भी आप व्यवसाय में, संघ में, राजनीतिक पार्टी या समाचार पत्रों से संपर्क नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद 16 निलंबन के दौरान बल सदस्यों के उत्तरदायित्व बताए गए हैं। और फिर इसमें यह भी बताया गया है कि आप निलंबित हो गए हैं तो ऐसा ना समझें कि आपके ऊपर ये सारे रूल्स या ये सारे कानून नहीं लागू होंगे। ये सारे कानून लागू होंगे आप पर, कि आपके कर्तव्य क्या होंगे निलंबन के समय, और प्लस ये एक्ट आप पर लागू होगा। ये 16 में बताया गया। 17 में बल सदस्य ना रह गए व्यक्तियों द्वारा प्रमाण पत्र, मतलब कि आप जब बल सदस्य नहीं रह गए हैं, कोई व्यक्ति है जो बल का सदस्य नहीं रह गया है, उसे या तो रिमूवल कर दिया गया है, हटा दिया गया है जो भी माध्यम से, तो उससे जो भी उसके पास सामग्रियां हैं, आर्थिक से संबंधित सामग्रियां हों या प्रमाण पत्र हों, वो सारे जमा करने होंगे। अगर उन्होंने जमा नहीं किए हैं, अगर वो जमा नहीं करता, ऐसा नहीं करता, तो 1 माह का कारावास या 200 रुपये का जुर्माना, दोनों हो सकते हैं। ऐसा बताएगा 17 में। 18 में बताया गया है कर्तव्य की उपेक्षा पर सजा, मतलब कोई आदेश का अगर आपने पालन नहीं किया या फिर आपको जो कर्तव्य दिया गया है उसमें आपने सही से नहीं निभाया है या अपेक्षा किया उसमें, जैसे आप किसी के साथ मिलकर कुछ गलत आप कार्रवाई में लिप्त हुए, तो आपको 1 वर्ष की सज़ा भी हो सकती है। उसके बाद धारा 19 में आपको बताया गया है कि कुछ अधिनियम हैं, जैसे कि 1922 के अधिनियम 22 का बल सदस्यों पर लागू होना, जो कि पुलिस पे लागू होता है। ठीक है, ये याद रखना आपको, ये पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा अधिनियम बल सदस्यों पर लागू होता है, जिसमें एक ऑप्शन ये भी था 1922 के अधिनियम 22, जो कि पुलिस पर लागू भी होता है। ओके, यहाँ तक फ्रेंड्स समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, और साथ ही साथ याद भी हो जा रहा होगा। सेक्शन 20 ये बताता है कि कुछ अधिनियम्स हैं जो कि बल सदस्यों पर लागू नहीं होते हैं। कुछ अधिनियमों का बल सदस्यों पर लागू ना होना। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, मजदूरी संदाय अधिनियम,
1936, एक और लिख लीजिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। और भी हैं, फिलहाल 2 एग्जाम्पल में लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट चलिए। 21, बल सदस्यों के कर्तव्य के लिए परित्राण। परित्राण मतलब सुरक्षा, कि बल सदस्य जब कर्तव्य करते हैं तो उनको भी सुरक्षा प्रदान की जाए। जैसे कि एग्जाम्पल में लें तो आपको जैसे ड्यूटी पोस्ट बनाना, आपके छाव की व्यवस्था करना, बारिश से आपको बचाने के लिए कुछ ऐसा बनाना, या फिर आप ड्यूटी के दौरान बीमार पड़ जाते हैं तो आपको हॉस्पिटल पहुंचाने की सुविधा, और ये सारी सुविधाएं जो हैं वो आर्टिकल नहीं, सेक्शन 21 में बताई गई हैं। तो यहीं पे लिख लीजिए, बल सदस्यों के कर्तव्य, बल सदस्यों के कार्यों के लिए सुरक्षा। नेक्स्ट 22, 22 में बताया गया है कि नियम बनाने की शक्तियाँ किसके पास हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे, नियम बनाने की ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे, नियम बनाने की शक्तियाँ, या कुछ आपको स्टेटमेंट चेंज करके पूछ लेगा। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे नियम बनाने की शक्तियाँ डीजी में नियत होती हैं या फिर बल में नियत होती हैं, ऐसा नहीं है। तो ये सब शक्तियाँ निहित हैं केंद्र सरकार में। क्या क्या ये बना सकते हैं नियम, जैसे यहाँ पे लिख लीजिए, ग्रेड पे से संबंधित, कर्तव्य से संबंधित, नेक्स्ट लिखिए वेतन से संबंधित जो भी नियम है, आपके वस्त्र या ड्रेस, वस्त्र, निवास एवं सेवा शक्ति, ये कुछ विषय हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार ये नियम बनाएगी। यहाँ पे आपका दोस्तों खत्म होता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है, और इसके बाद मैं आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा आपके सीएसएफ के रूल्स के बारे में। तो 2 पार्ट्स में आपका ये ख़त्म होगा, उसके बाद एक तीसरा जो भी पार्ट आएगा उसमें आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड जो भी बनेंगे उसको मैं लेके आऊँगा। अभी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं 1968 अधिनियम सीएसएफ का, उसके सारे क्वेश्चन इसमें से ही बनेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं फिर से आपको दोबारा इसको याद कराऊंगा किस तरीके से याद रखना है आपको। अभी मैं आपको दोबारा से पूरा एक बार याद करवाऊंगा, उससे पहले मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा जाएगा एएसआई एलडीसी एग्ज़ाम के लिए। इसलिए चलिए देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन 1 में क्या बताया गया। 1 में बताया गया है कि संक्षिप्त नाम, जैसे मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स आपको सीक्वेंस से याद रखना है। संक्षिप्त नाम और इसके साथ विस्तार प्रारंभ, ये 1 में बताया गया है। उसके बाद दूसरे में आपको कुछ परिभाषाएं, ऐसे लिख लीजिए परिभाषाएं जैसे बल की परिभाषा, महानिदेशक, औद्योगिक उपक्रम की परिभाषा आदि। तीसरे में आपको बल का गठन बताया गया है।
4 में आपको पर्यवेक्षक अधिकारी या महानिदेशक, ऐसे लिख लीजिए शॉर्ट में डीजी। फ्रेंड्स इसी तरीके डीजी की से आप ड्यूटी 2 से और 3 बार बाकी जो अन्य इसको अपने ही लैंग्वेज में लिख लीजिए, जैसे कि मैंने सीक्वेंस में लिखा 1 2 3 क्या है कौन सी धारा में, तो 2 बार आप लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स कीजिए। बाय बाय।